ठीक है। फिर यूनिट 1 में हम लोग जहां पे छोड़े थे वहां से अगर हम बात करें तो हमारा पहला टॉपिक आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? बल, ठीक ना, हिंदी में इसको बल बोलेंगे। अब ये होता क्या है? तो ये ऐसा फिजिकल काउज है, यानी कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी पे लग कर करके उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है, कर देता है या करने की कोशिश करता है, ठीक ना। या फिर सिंपल डिफिनीशन लिखेंगे तब जैसे ज्यादा नंबर भी मिलेगा, है ना। अब देखिए ये तो हुआ फोर्स के डिफिनीशंस के बारे में। अब उसके बारे में आपसे और भी कुछ चीजें बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 नंबर में बोला है लिखने के लिए तो आपको और भी चीजें लिखना पड़ेगा। क्या कि फोर्स जो है कैसा क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का जो डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, ठीक ना। इसको लिखते कैसे हैं? इस तरह से, ठीक ना, एम एल टी माइनस 2। और अगर हम बात करें कि फोर्स जो है कैसा क्वांटिटी है? इंडिपेंडेंट इंटिटी। क्या है? इंडिपेंडेंट इंटिटी। अगर फोर्स का इफेक्ट पूछेगा कि फोर्स जो है किसी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, ठीक है। ये किसी बॉडी को मोशन से रेस्ट में भी ला सकता है। ये किसी बॉडी के मोशंस के डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है, ठीक ना। और जो चीजें जो दिमाग में आप देखते हैं ना वही लिखना होता है ना। साथ में किसी बॉडी के साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है? तो डायरेक्शन हो गया, 4-5 तो सब तो बोल दिए है ना। तो इफेक्ट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए कि फोर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो पहला तो कि मैग्नीट्यूड होगा जो कि प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का होता है। डायरेक्शन होगा क्योंकि ये वेक्टर है तो डायरेक्शन भी नेसेसरी होगा। दूसरा लाइन ऑफ एक्शन होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, है ना। लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ये चीजें हाँ, अब ये किसी न किसी बॉडी पे लगेगा, है ना। फ्रेम इंडिपेंडेंट एंटिटी हमने समझाया था कि देखिए कुछ कुछ चीजें जो है ना फ्रेम पे डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे किसी चीज से हम लटका देते हैं वेट, ठीक है, और एक आदमी को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए। ये लिफ्ट ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि ये नीचे की ओर इसका वेट लग रहा होगा mg, अगर मास m है तो t ऊपर में टेंशन, है ना। अब समस्या ये है, क्या सही में mg लग रहा होगा? mg लग रहा होगा? हम कहते हैं कि इस पे लग रहा होगा m इंटू जी प्लस ए लग रहा होगा। ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी डाउनवर्ड तो नीचे अर्थ का, और ए ऊपर वाला, तो जी नीचे की ओर और माइनस में ए ऊपर की ओर, यही ना, यही ना। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? यही ना रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो ये जी चूंकि एरो ऊपर नीचे है तो इसको जोड़ घटाव कर नहीं सकते हैं, तो जी नीचे की ओर, इसको प्लस कर देते हैं, ए भी नीचे की ओर, है ना। साइन चेंज करके एरो को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब दोनों नीचे की ओर हो गया। अब जोड़ घटाव आराम से कर सकते हैं, यानी दोनों नीचे की ओर हो गया, जी प्लस ए किधर की ओर? नीचे की ओर। तब वेट इस पे टोटल कितना लगेगा? एम इंटू जी प्लस ए, यानी कि लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जाए, लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जाए तो आदमी का वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा कि घटा हुआ? बढ़ा हुआ ना, क्या कि जी प्लस ए इफेक्टिव एक्सेलरेशन है। जी प्लस ए जो है
इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, इतना एक्सेलरेशन उस पर काम कर रहा है, जो उसको नीचे खींच रहा होगा, है ना। तो उसका वजन क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जाए, तब आदमी का वेट बढ़ा हुआ कि घटा हुआ, घटा हुआ प्रतीत होगा, है ना। आदमी का वेट घटा हुआ, फिर आप वही करेंगे ना, जी नीचे की ओर माइनस में ए भी नीचे की ओर, ठीक ना। अगर ये नीचे की ओर जाएगा तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन तो ये हो जाएगा, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, जी माइनस ए, किधर की ओर, नीचे की ओर। तो नीचे अगर एक्सेलरेटेड है तो वजन घटा हुआ, और ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड है तो बॉडी का वेट बढ़ा हुआ। आप ये सोचें कि से अगर लिफ्ट जो है ना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, लिफ्ट जो है से कितना स्पीड से जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, उसमें जो आदमी रहेगा उसके साथ क्या होगा, घटेगा नहीं, वेट रहेगा ही नहीं, वो जाकर के ऊपर वाले दीवार में टक्कर मारेगा नहीं। नीचे अगर हम नीचे कूदते हैं, अगर हम मान लेते हैं एयर में कूदते हैं, तो हम लोग के ऊपर एक्सेलरेशन कितना, जी, एक्सेलरेशन कितना, जी, अर्थ जितना ताकत से खींचेगा वही ना एक्सेलरेशन होगा, तो अर्थ जी एक्सेलरेशन लगा रहा है, ठीक है। और लिफ्ट को हम ले जा रहे हैं 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा सकता है, ठीक है। यानी कि लिफ्ट जो है से कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नीचे जा रहा है, ठीक ना, लगभग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नीचे जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो उसके अंदर बैठे हुए, हम लोग थोड़े कोई ताकत लगा देंगे नीचे जाने के लिए, हम लोग तो हवा में हो जाएंगे, जैसे बाहर गिरते हैं वैसे, है ना। तो हम लोग हवा में जब होंगे और लिफ्ट आपसे ज्यादा तेज गति से नीचे गिरेगा, तो आप क्या हो जाएंगे, जाके लिफ्ट के सरफेस में टकराएंगे, ऊपर, नीचे नहीं ऊपर, ठीक है। और टकराए हुए रहेंगे कब तक, जब तक लिफ्ट नीचे नहीं पहुंच जाए, ठीक है, जब तक लिफ्ट नीचे न पहुंच जाए। इसीलिए कोई भी मशीन, कोई भी लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा आएगा तो आदमी जो है उड़िया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वजन खत्म, ठीक ना, ये होता है। अब सुनिएगा, ये बल के बारे में हमने बताया कि बल जो है से किसी बॉडी को चला सकता है या चलाने की कोशिश कर सकता है। तो दो वर्ड आता है, चला सकता है यानी चला रहा है, ठीक ना, और कोशिश कर सकता है। तो दो अलग अलग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। एक तो कि ये कि हमने इस पे ताकत लगाया चल गया, तो ये इस पे एक बल लगाया, एक ताकत, ये ताकत इस पे भी काफी लगाया, पूरा ताकत लगाया, लेकिन ये चला नहीं चला। तो दो अलग अलग सिचुएशन आ रहे हैं, तो इस पे भी बल लगा, इस पे भी बल लगा, लेकिन इस पे कौन सा लगा कि ये चला दिया, और इस पे कौन सा लगा जो नहीं चलाया, तो इस पे जो लगा वो अनबैलेंस फोर्स लगा, और इस पे जो लगाए वो कैसा लगा, बैलेंस फोर्स लगा। क्लियर है ना। तो बॉडी चलेगी कब, जब उस पे अनबैलेंस फोर्स लगे, बॉडी चलेगी कब, जब उस पे अनबैलेंस फोर्स लगे, बॉडी नहीं चलेगी कब, जब उस पे बैलेंस फोर्स लगे। यानी कि बॉडी के बर्दाश्त करने की कैपेसिटी के अंदर अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी चलेगा नहीं, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, वो बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि बॉडी के बर्दाश्त से ज्यादा लगा देते हैं, तब क्या होगा, वो चलेगा। अच्छा, चलेगा तो कैसे, कांस्टेंट स्पीड से नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा, एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि अनबैलेंस फोर्स के कारण से चल रही बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड या तो बढ़ता है या फिर घटता है, कांस्टेंट नहीं होता है। अगर हम कहें कि 4 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे लगाएं, और ये जो है 4 न्यूटन का फोर्स लगाएं, और ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चले, ये बात मानने वाली होगी, क्यों नहीं होगी,
क्योंकि जब आप फोर्स के कारण से चला रहे हैं, जब बॉडी अगर फोर्स के कारण से चल रहा है तो उसका स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसका स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या होगा, स्पीड या तो बढ़े या फिर घटे, ठीक ना। ये दो ही सिचुएशन हो सकते हैं, कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये सिचुएशन कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक ना। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो। कांस्टेंट स्पीड से अगर हम जा रहे हैं तो हम पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक ना, फोर्स बढ़ा रहे हैं, तब जो है हमारा स्पीड बढ़ेगा। क्लियर है। हाँ, अब देखिएगा कि ये जो फोर्स है, ये हम लोग को चूंकि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे मेंबर्स में फोर्स लगते हैं, उसका काउंटिंग होती है कि किस पे कितना फोर्स आ रहा है। जैसे ये बिल्डिंग वगैरह हम लोग बनाते हैं या फिर पुल बनाते हैं, ठीक है, या कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं जहां पे हम लोग को उस पर लोड डालना हो, वजन डालना हो, तो वो टूटेगा या रुकेगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको फोर्स बियरिंग कैपेसिटी पता करते हैं कि कितना वो बर्दाश्त कर सकता है ना। जैसे ये जो आपने पिलर डाला, ये बीम डाला, ठीक है, अब बीम के ऊपर जैसे आप ऊपर छत डाल दिए, ठीक है, पूरा छत का जैसे वजन इसी पे आओ न, तो 1-2 हजार ऊपर आदमी चढ़ जाएगा, सारा का वजन उसी पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। अब वो सारा वजन ट्रांसफर होगा किसमें, सपोर्ट में, यानी पिलर में। किसमें ट्रांसफर होगा, पिलर में, ठीक है। अब इसकी भी एक लिमिट होती होगी, इसका भी कोई ना कोई एक लिमिट होगा, कैपेसिटी होगा कि ये सीमित अमाउंट तक चीजों को बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे ज्यादा डाल देंगे तो ढह जाएगा, है ना, अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अभी अब सोच रहे हो कि सर इसका क्या लिमिट है, इतना मनी आदमी कभी हजारों चढ़ जाता है, कभी 2,000 चढ़ जाता है, सही, इसका क्या लिमिट, ये तो अनलिमिटेड है। नहीं, अनलिमिटेड नहीं होता है। आप जैसे इस पे क्या डाल दीजिए, पहाड़ ला के डाल दीजिए, तब जाएगा, तब टूट जाएगा, है ना। तो सब का जो है से एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है, ठीक ना। तो इस पे आदमी बर्दाश्त करने की सीमा जो है से बहुत है, ठीक है, लेकिन पहाड़ बर्दाश्त करने की सीमा नहीं है, ठीक ना। ये लेकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग को ये पता करना होता है कि से ये कितना तक लोड सहन कर सकता है, ठीक है, कितना तक ये लोड सहन कर सकता है। तो उसके लिए जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा मैकेनिक्स से होकर के गुजरता है। ये इक्विलिब्रियम टॉपिक जो है अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम से ही हम लोग निकाल पाते हैं कि सपोर्ट पे रिएक्शन कितना आ रहा है, ठीक ना। जब लोड डालेंगे, जैसा लोड डालेंगे उसके हिसाब से इस पे रिएक्शन आएगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि इसे वेरिएबल लोड पड़ता है, कभी कभी होता है कि इसे एक सहन लोड पड़ता है, चारों तरफ एक जैसा, ठीक ना। ये माने 1000 आदमी खड़ी किए लाइन में एकदम लगा लगा करके, तब पूरा एक तरफ चारों तरफ छितर करके लोड पड़ेगा, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर मान लेते हैं कि सबको कह दें इसे सारे लोग जितने एटीसी में ना, सब के सब यही रूम में आकर के खचवा खच हो जाए, ठीक है, खड़ी हो जाए, 2000 आदमी एक ही रूम में आके खड़ा हो, तो पूरा का पूरा 2000 आदमी का वजन सिर्फ इस रूम में पड़ेगा, अब बाकी के जो रूम है उस पर कोई वजन नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो सारा का सारा लोड किस पे आएगा, इसके नीचे जो आपका बीम सपोर्ट्स होगा उस पे आ जाएगा, है ना, सारा लोड उसी पे आएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं एक तरफा लोड, उसको क्या बोलेंगे, एक तरफा लोड। या फिर एक फैशन हम एक अरेंजमेंट ऐसा भी दे सकते हैं कि उधर से लेकर के चलें, उधर आदमी जो से एक वो आदमी बढ़ाते जाएं, यानी कि पहला लाइन में एक आदमी, दूसरा लाइन में 2 आदमी, फिर 3 आदमी, फिर 4 आदमी, फिर इधर भर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, इसे हमने क्या किया कि लगातार बढ़ाते गए, लोड क्या करते गए, लगातार बढ़ाते गए, पहले इस तरह से, पहले कम, फिर धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे आकर के एकदम भर दिए, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्या हो गया, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। लोड जो है ना UDL और UVL, ये 2 तरह के लोड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं।
एक आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और एक आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। और एक होता है पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड, ठीक ना। पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पे खाली लोड डाला जाए, ठीक ना, चारों तरफ नहीं, एक ही जगह पे लोड डाला जाए। यानी एक आदमी के मूड़ी पे दूसरा आदमी, दूसरा आदमी के मूड़ी पे तीसरा आदमी, एकदम पहाड़ नियन खड़ा कर दें, तो पूरा का पूरा लोड क्या आ जाएगा, एक पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस तरह के लोड डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। ये तीन तरह के लोड जैसे आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फोर्स ही होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, फोर्स ही होते हैं। तो अब देखिए शुरू से डिफिनीशन, इफेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफिनीशन, इफेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है लॉज ऑफ मोशन, जो कि बेसिक लॉ होता है मैकेनिक्स का, उसके बारे में हमने बात किया था, ठीक ना, कि बेसिक लॉ क्या होता है। तो बेसिक लॉ में क्या था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। मोशन का जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड और थर्ड, तीन लॉ होते हैं। हाँ क्या चीज, यूनिट ऑफ फोर्स, अच्छा एक आध दो सीरीज ऊपर नीचे हुए से कोई फर्क पड़ता है, ठीक ना। अरे उसको पहले बोले चाहे इसको पहले बोले, आएगा ना, ठीक है। देखिए द लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक वस्तु जो है ना, वो लिमिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, तो वो लिमिट ये इनका करना है ना, कि जो सपोर्ट, जो इसका एक लिमिट होता है कि कितना बर्दाश्त कर सकता है, वो कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी बच्चा है तुम, ठीक है, अभी बहुत बच्चा है, ठीक है, अभी जवान हो जाओ, उसके बाद आओ थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, नहीं फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक ना, क्या पढ़ना होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और उससे पहले पढ़ना होगा थर्ड सेमेस्टर में क्या, मटेरियल साइंस, ठीक है। यानी कि मटेरियल का कितना जो है से बियरिंग कैपेसिटी होता है, मटेरियल के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद आएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तब धीरे धीरे पता चल जाएगा कि लिमिट कितना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो आसान है, इलेक्ट्रिकल वाले यहीं तक मतलब रखो, ठीक है। उसका इसके पावर से, मटेरियल के पावर से कोई लेना देना नहीं, उसको इलेक्ट्रिक पावर से मतलब है, ठीक है, कि बिजली कैसे चोरी होगा, ठीक है। अब देखिएगा, सुनिएगा, लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि बॉडी जो है अपने प्रीवियस स्टेट ऑफ मोशंस को तब तक बनाए रखना चाहेगा जब तक उस पे कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल, बाहर से असंतुलित बल कार्य ना करे, ठीक है। यानी कि इस पे हमने असंतुलित बल लगाया था तो ये चलने लगा, है ना, और जब हटा दिया तो फिर वापिस रुक गया, है ना, अभी रुका हुआ है, फिर से एक लाती मार देंगे फेंका जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अनबैलेंस फोर्स के कारण से वो चलना शुरू करेगा, है ना। पहले वो रुका हुआ तो रुका हुआ रहेगा, कब तक, जब तक कि हम फोर्स ना लगाएं, है ना। अच्छा अब बात ये है कि ये नियम न्यूटन ने दिया था, नहीं, ये नियम जो है क्या, कौन दिया था, गैलीलियो, कौन सा नाम से, इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया के नाम से दिया था कि कोई वस्तु चलती है तो चलते रहना चाहती है, रुके हुए रहती है तो रुके हुए रहना चाहती है, इस नाम से उसने दिया था, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्सिया, जड़त्व का नियम, ठीक ना। अब ऐसा इस किसके कारण से होता है, तो बॉडी में जड़त्व का गुण पाया जाता है जिसके कारण से ऐसा होता है, ठीक ना। तो वही चीज को ये न्यूटन ने अपना नियम बना करके उसमें खाली जोड़ दिया क्या, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। वो कब रुका हुआ रहेगा, बात सही है आपका, मानते हैं बात, चलना चाहेगा कब तक, जब तक कि उस पर बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे तब तक, ठीक है। बाहर से अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो उसका पहले जो मोशन वाला स्टेट था वो चेंज हो जाए, ठीक ना। ये हो गया फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन।
फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से फोर्स का डेफिनेशन, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से फोर्स का डेफिनेशन, ठीक है। फिर सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी बॉडी पे लगाया गया फोर्स, किसी बॉडी पे लगाया गया फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक ना। यानी कि फोर्स जो है किसी बॉडी पे जो लगाते हैं आप, वो उसमें मोमेंटम में चेंज करवाता है, उसके मोमेंटम में क्या करवाता है, चेंज करवाता है, और उसके वजह से बॉडी में स्पीड बढ़ती है या घटती है, ठीक ना। देखिए जब आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हमने बात किया तब तो सही है कि उसका क्या चेंज होगा, तो सिर्फ मास चेंज होगा। जैसे मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम चेंज कब कर सकता है, चाहे तो वेलोसिटी चेंज कर जाए या फिर मास चेंज कर जाए, यही ना। अब आइसोलेट सिस्टम है, आइसोलेट का सिस्टम का मतलब है कि मास चेंज नहीं करे, मास चेंज नहीं करे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो उसमें आपका मास चेंज नहीं करेगा तो चेंज कौन करेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज करेगा, यानी फोर्स जो लगाएंगे उसके वजह से चेंज कौन करेगा, वेलोसिटी, यानी बॉडी के स्पीड में बढ़ाव या घटाव होगी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। क्लियर है, किसके वजह से, तो एक्सटर्नल फोर्स के वजह से, एक्सटर्नल फोर्स के वजह से। अगर हम किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाए नहीं करेंगे तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन यानी कि इस चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम, ठीक ना, माइनस इनिशियल मोमेंटम, आई हो जाएगा जीरो। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। कब, जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो हो जाए, ठीक ना, यानी कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे नहीं लगता है या सिस्टम पे नहीं लगता है, तो उस वो बॉडी जो है किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है। अब देखिए ये रॉकेट वाला सिचुएशन देखिए, रॉकेट जो है क्या करता है, आकाश में ऊपर उड़ जाता है ना, आकाश में ऊपर उड़ जाता है, बाहर से एक कोई ठेलता है, कभी देखे हो कि रॉकेट को पीछे से धक्का मारते हुए, नहीं, नहीं ना देखे हो। तो ये काहे ऊपर जाता है, इसको हम पूरा सिस्टम माने, रॉकेट में जो भी चीजें हैं सबको क्या माने, सिस्टम माने। तो इस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पालन करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पालन करना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये शुरू में अगर इसका वेलोसिटी जीरो, तो अंतिम में भी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यही ना। तो यहाँ पे क्या होता है लॉजिक, कि इसके अंदर जो है फ्यूल भरा हुआ रहता है, ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, फ्यूल भरा हुआ रहता है, और वो फ्यूल जो है ना, जब उसको फायर करवाते हैं, जब इंजन स्टार्ट होता है, तो वो फ्यूल जल कर करके हाई अमाउंट में गैस जनरेट करता है, और वो गैस जो है ना नीचे की ओर वो फेंकता है, बाहर एग्जिस्ट करता है, ठीक ना, इससे बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। जब आप गैस को गर्म करेंगे ना तो वो फैलने लगेगा, ठीक है, और फैल करके वो हर संभव दिशाओं में गतिशील हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब क्लोज वेसल में अगर गैस रखे हुए हैं उसको आप हीट करते हैं तो वो फैलता है, ठीक है। तो इसको जो है जैसे ही इंजन स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर जो है फायर लग जाता है, यानी कि आग लग जाती है, और वो उस अंदर के गैस को क्या करता है, हीट करता है, और हीट करने के बाद उसको नीचे से निकलने के लिए रास्ता देता है। तब बताइए कि इसके अंदर जो मास था, यानी मान लेते हैं कि 1000 kg इसका मास है, जिसमें फ्यूल तो सब मिला करके, है ना। अब क्या हो रहा है कि जब गैस के रूप में फ्यूल जो है जल करके बाहर निकलेगा, तब मास तो कम होने लगेगा ना, मास क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। हम अभी पढ़े P इज इक्वल टू
एम इंटू भी, तब पी चेंज करेगा किसके वजह से, एम के वजह से और बी के वजह से, मास के वजह से और बी के वजह से। तो मास भी यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, मास भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, और अब बात यह है कि जब मास यहाँ पे क्या होने लगता है, घटने लगता है, अचानक से वो नीचे की ओर जाना शुरू करता है। ठीक है, तो कुछ मास जो है उसका स्पीड नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, कुछ मास जिसका स्पीड नीचे की ओर जा रहा है, तो उतना ही वो अब धक्का जनरेट करता है चीजों पे। अगर मान लेते हैं कि अगर हम इस पे मारे, ठीक है, तो जितना इस पे हम फोर्स लगाते हैं, ये भी हम पे उतना फोर्स लगाता है ना। तो अब बात यह है कि इसका कुछ मास नीचे की ओर जा रहा है, तो कुछ मास जो इसमें बचा हुआ है वो किधर जाना चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहिए। ये जितना ज्यादा स्पीड से नीचे की ओर आएगा, उतना ज्यादा स्पीड से रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर है। तो ये घटना घटती है रॉकेट में। ये किस चीज को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। हाँ, बंदूक जो होता है वो भी किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोई भी सिस्टम, देखिए कोई भी सिस्टम जिसको पूरा सिस्टम मान लो अंदरूनी फोर्स के वजह से वो चले, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा। बात समझ में आया। जैसे बंदूक, जैसे बंदूक में ही गोली डाले गए थे, है ना, बाहर से थोड़े हम बंदूक फेंक करके मारते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बंदूक को उसका जो है खींचते हैं, ट्रिगर दबाते हैं। ट्रिगर दबाने की वजह से बंदूक अंदर से फोर्स लगाता है, बाहर से फोर्स नहीं लगाता। बंदूक जो है अंदर से फोर्स लगाता है। गोली बंदूक के अंदर था, तब बंदूक और गोली दोनों मिलकर के एक सिस्टम, बंदूक और गोली मिलकर के एक सिस्टम। फोर्स एक्सटर्नल लगा कि इंटरनल, इंटरनल लगा। मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो मोमेंटम कंजर्व। ठीक ना, मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जीरो। ठीक ना, चेंज इन मोमेंटम जीरो। तो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर, इनिशियल मोमेंटम के। तो वहां पे भी बंदूक और गोली के केस में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करेगा। बात समझ में आया। रॉकेट वाला केस में भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो करेगा। ठीक है, आप नाव से जो उतरते हैं ना, उछल करके जो उतरते हैं, तो आप आगे की ओर जब जाते हैं, नाव पीछे की ओर चला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा भी क्यों होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों, क्योंकि आप नाव पे थे, तो आपको और नाव मिला करके एक सिस्टम। ठीक ना, और जो फोर्स लगा आपने नाव पे लगाया, तो चूंकि आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसमें नाव है ना। तो फोर्स अंदरूनी लग रहा है, बाहर से तो कोई लगाया नहीं, तो फोर्स अंदरूनी लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका स्पीड जिधर रहेगा उसके अपोजिट में नाव का स्पीड रहेगा, है ना, ताकि मोमेंटम बैलेंस हो सके, है ना। यह घटना जबरदस्त तब हो जाएगा, देखो कभी कांस्टेंट स्पीड से, सुनिएगा, मान लेते हैं कि इधर की ओर ये हेलीकॉप्टर चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ठीक ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और यहां से हम कोई बम गिरा देते हैं। ठीक है, बम गिराएं, 40 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, तो यहां पे गिराएं, है ना, तो ये गिर जाएगा नीचे और ये आगे बढ़ेगा। बताओ किसे, ये जो बम फटेगा वो कहां पे फटेगा, तो ये जहां पे भी फटेगा, इस सुन लीजिए, ये जहां पे भी बम फटेगा, इतना जान लो कि ये हेलीकॉप्टर के जस्ट सामने होगा। ठीक ना, ये ऐसे चलेगा, ये जो बम है इस तरह से चलेगा और हेलीकॉप्टर इधर की ओर जा रहा है, तो जहां पे भी फटे, जिस पोजीशन में इसको गिराया गया ना, वो उसके सामने ही फटेगा, ये जान लो। ठीक ना, अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो। ठीक है, हाँ, ये बात और है कि इसमें बैठा हुआ आदमी बम फेंक देता है इस तरह से, तब फेंकने की जो, थ्रो करने की जो घटना है ना, उसमें बम में स्पीड आ गया ना, तब फिर इसके नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तब इसके नीचे नहीं गिरेगा। गिराना और फेंकना दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि से ये छत है आपका, ठीक है, और यहां से हम बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, अगर हम थ्रो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में,
और एक है कि आप ड्रॉप कर रहे हैं इस डायरेक्शन। ड्रॉपिंग का केस होता है कि जस्ट छोड़ दिए, अपने से नीचे गया। और फेंकने का मतलब होता है कि स्पीड दिए, ठीक ना, फोर्स लगा करके हम क्या दिए, स्पीड दिए। तो आपने स्पीड किधर दिया है, इधर नीचे दिया, नहीं दिया, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे। और ये कैसे आएगा, इस तरह से। अब बताओ, ये आपने तो इसको ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड इसका क्या रहेगा, 0। इसका नीचे की ओर इनिशियल स्पीड क्या रहेगा, 0, लेकिन इधर की ओर स्पीड नीचे 0 रहेगा, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम टाइम में, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, ठीक है। इसको हम इधर फेंकेंगे तो भी और इसको गिराएंगे तो भी, दोनों अगर सेम टाइम में गिराए हैं और इसको फेंके हैं, तो दोनों नीचे जो पहुंचेगा वो सेम टाइम में पहुंचेगा। भले ये आगे जाके गिरे और ये जो है वहीं पे गिर जाए, लेकिन टाइमिंग सेम रहेगा। क्या, ये ड्रॉप करने की वजह से बस खाली इसके नीचे गिर जाएगा, और फेंके जो है हम इधर, तो ये इस तरह से घूम करके कुछ आगे जाके गिरेगा। दोनों सेम टाइम में फेंकोगे, ये अगर इधर फेंक दिए और इसको गिरा दिए, तो दोनों जो है सेम टाइम में नीचे आएगा। ऊपर की ओर जब आप फेंके, ऊपर की ओर फेंके, तो आपने इस डायरेक्शन में आपने स्पीड दिया है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फिर टाइमिंग अलग अलग होगा, ठीक ना। एक को आपने स्पीड दिया है, एक को आपने स्पीड नहीं दिया, ठीक है। तो टाइमिंग जो है दोनों का अलग अलग रहेगा, ठीक है। और दोनों का डायरेक्शन भी आपने चेंज कर दिया है, दो चीजें की है। और इसमें क्या है कि इसमें आपने इसका डायरेक्शन 90 डिग्री पे दिया है, तो इसका कोई कंपोनेंट जो है नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और ये गिरेगा इसी के जैसा नीचे की ओर, ठीक है। हाँ, ये है कि इधर की ओर जो आपने स्पीड दिया है, जिसके वजह से ये कुछ दूर जाके गिरेगा। क्लियर है, ये होता है। क्या चीज, हाँ, ट्रेन जब कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, आप कोई भी चीज गिराएंगे वो बस सामने गिरेगा। क्यों, क्योंकि उसमें भी वही स्पीड रहेगा, जो चीजें आप गिरा रहे हैं उसमें वही स्पीड रहेगा जिस स्पीड से ट्रेन चल रहा है, ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड है ना, एक्सेलरेटेड रहेगा तो भले ही वो पीछे गिर जाएगा, है ना। लेकिन कांस्टेंट स्पीड रहने का ये कारण होता है कि इसे जितना स्पीड आपका है उतना ही स्पीड वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स का है, ठीक है। उसमें से कोई भी चीज निकाल कर गिराते हैं तो उसका स्पीड वही रहेगा जो आपका है, ठीक है। तो इसी वजह से ये घटना घटती है कि बम जो है हेलीकॉप्टर के नीचे फटेगा। कब, हेलीकॉप्टर जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, ये फोर्स का इतना सारा लोचा होता है, एक्चुअल में बहुत सारी कहानी होती है फोर्स के ऊपर। तो उसको छोड़ते हुए आप टॉपिक पे आते हैं। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि बॉडी पे जितना आप फोर्स लगाते हैं वो भी आप पे तुरंत उतना ही फोर्स लगा देता है। ये एक्शन रिएक्शन जो पेयर ऑफ फोर्स होते हैं, दो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, साइमल्टेनियसली लगते हैं, यानी एक साथ लगते हैं, अलग अलग नहीं लगते हैं, ठीक है। इसी का नतीजा होता है कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। और थर्ड लॉज ऑफ मोशन से ही पता चलता है नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। थर्ड लॉज ऑफ मोशन से ही क्या पता चलता है, नेचर ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से हमको क्या मिलता है, इक्वेशन ऑफ फोर्स, यानी बल का समीकरण, ठीक ना। तो ये तीनों हो गया लॉज ऑफ मोशन। अब आते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स ये लास्ट होगा अभी का टॉपिक, ठीक ना। इसके बाद जो है अगले दिन, ठीक ना। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट जो है ना डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। एफ पी एस सिस्टम हो गया, सी जी एस सिस्टम हो गया, और एम के एस सिस्टम हो गया, और एक आपका जो अभी चल रहा है एसआई सिस्टम हो गया। ये इसी का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। पहले जो है से बेसिक क्वांटिटी कितने थे, तीन। कौन कौन, मास, टाइम और लेंथ। मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम,
ठीक ना। तो जितने भी सिस्टम बनाए जाते थे वो यही तीन गो को आधार मान करके बनाया जाता था। तब एफपीएस जो है फुट पाउंड सेकेंड है, फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर मास और सेकेंड फॉर टाइम, ठीक ना। यानी कि हम लोग जो है इस एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में मेजर करते थे, मास को पाउंड में मेजर करते थे और टाइम को सेकेंड में मेजर करते थे। ये हुआ। सीजीएस सिस्टम में क्या करते थे कि लेंथ को सेंटीमीटर और मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में नापते थे। एमकेएस सिस्टम में क्या करते थे, मास को सॉरी लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में नापते थे। क्लियर है ना। तो ये जो है से पहले बेसिक क्वांटिटी कौन थी, मास लेंथ और टाइम, मास लेंथ और टाइम, उसी के रूप में सिस्टम बनाए जाते थे, उसी को बेस मान करके आपको सिस्टम बनाए जाते थे। तब फोर्स को यानी कि एफपीएस सिस्टम में फोर्स को क्या नाम दिया जाता था, तो पौंडाल, ठीक ना, पीओ यूएन ना, पौंडाल, ठीक है, POUNDAL, पौंडाल, ठीक है। फोर्स को हम लोग क्या नाम से जानते थे, पौंडाल, किसमें, एफपीएस सिस्टम में। इसको और क्या से सूचित करते थे, एलबी, एलबी से सूचित करते थे। एलबी क्या है, इसका पूरा नाम है लिब्रा। क्या होता है, लिब्रा। ये एक इटैलिक वर्ड होता है, ठीक ना, इटैलिक वर्ड से इसको लाया गया, जिसका मतलब होता है ताकत, ठीक ना, या शक्ति। अब देखिए फिर आता है सीजीएस, ठीक ना। सीजीएस में आपका क्या होता है, तो डाइन, सीजीएस में क्या होता है, डाइन, ठीक ना। और इसको हम लोग किसमें, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। और एमकेएस सिस्टम में क्या आता है, न्यूटन, एमकेएस सिस्टम में क्या आता है, न्यूटन। एसआई सिस्टम में क्या आता है, न्यूटन, एसआई सिस्टम में क्या आता है, न्यूटन, ठीक ना। एसआई सिस्टम में न्यूटन, इसमें क्या आएगा दोनों में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारे यूनिट को हम कहते हैं अबसोल्यूट यूनिट, ये सारे यूनिट को क्या कहते हैं, अबसोल्यूट यूनिट। अबसोल्यूट यूनिट की खासियत ये होती है कि ये मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, किस पे, मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि अबसोल्यूट यूनिट जो बनाए जाते हैं फोर्स के, वो किस किस पे डिपेंडेंसी होती है, मास और एक्सेलरेशन पे, ठीक है। और उस अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल यूनिट की, ग्रेविटेशनल यूनिट, तो ग्रेविटेशनल यूनिट जो है ना, ये आपका अब्सोल्यूट यूनिट में ही हम लोग जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अब्सोल्यूट यूनिट, अब्सोल्यूट यूनिट गुना में जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक ना। यानी कि अगर हम कहें कि एफपीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगा, एफपीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगा, तो हम कहेंगे कि पौंडाल, ये एलबी वेट, एलबी वेट, ठीक ना, एलबी वेट, इसी को हम एलबीएफ के नाम से जानते हैं, एलबी वेट या एलबी फोर्स, एलबी वेट या एलबी फोर्स, ठीक है, एलबी एफ। इसी को हम क्या लिखेंगे, तो जी गुना पौंडाल, क्या लिखेंगे, जी गुना पौंडाल, और क्या लिखेंगे, 32.2 पौंडाल, क्या लिखेंगे, 32.2 पौंडाल, ठीक है, यही ना। फिर जो है सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ग्राम वेट, क्या हो जाएगा, ग्राम वेट। और ग्राम वेट को क्या लिखेंगे, जीएमएफ, यानी ग्राम फोर्स, क्या लिखेंगे, ग्राम फोर्स। और इसी को क्या करेंगे, जी गुना डाइन, क्या करेंगे, जी गुना डाइन, यानी कि 98.1 क्या, डाइन, अच्छा 981 न्यूटन,
981 डाइन। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना। कितना लिखेंगे? 981 डाइन, ठीक है, 981 डाइन, ठीक है। अच्छा, फिर आपका आता है एम के एस या एस आई। एम के एस या एस आई दोनों सेम ही है। क्या हो जाएगा इसमें? केजी वेट। क्या हो जाएगा? केजी वेट। इसी को क्या लिखेंगे? केजी एफ। क्या लिखेंगे? केजी एफ, ठीक ना। इसी को क्या लिखेंगे? केजी एफ। अब देखिए केजीएफ क्या होता है, तो 1 केजीएफ बराबर जी गुना न्यूटन। जी गुना न्यूटन यानी कि 9.81 न्यूटन। 1 केजीएफ बराबर 9.81 न्यूटन। 9.81 न्यूटन। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक ना। ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है? अब्सोल्यूट यूनिट गुना जी। ये किस पे डिपेंड करता है? तो वेट ऑफ द बॉडी। ये इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट की डिपेंडेंसी किस पे होती है? तो वेट ऑफ द बॉडी पे होती है। क्लियर है? खत्म, है ना। एक चीज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो क्वेश्चन में आएगा, वो है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। हाँ वही प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ठीक ना। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है कि देखिए कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये भी कैसा है? पुशिंग फोर्स है ना। अभी कैसा है? धक्का दे रहे हैं, है ना। अब जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, मान लेते हैं ए है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसको हम जब बढ़ा देते हैं तो ये लाइन ऑफ एक्शन बनता है। तो बॉडी पे जिस जगह पे फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। और इसका जो लाइन होता है, फोर्स का जो लाइन बनता है, उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है कि इसे इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना फोर्स का, उस लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पर आप फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को बिना चेंज किए हुए ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक ना। उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को बिना चेंज किए हुए किसी भी पॉइंट पर इसी लाइन ऑफ एक्शन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स आपको किसी बॉडी पे फोर्स लगाने के दो ऑप्शन देते हैं। कौन कौन? एक आपका पुशिंग और दूसरा आपका पुलिंग। एक आपका पुशिंग और दूसरा आपका पुलिंग, ठीक ना। दोनों अगर सेम फोर्स है, दोनों अगर सेम फोर्स है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका इफेक्ट भी क्या होगा? सेम होगा। इसका इफेक्ट भी क्या होगा? सेम होगा। यानी कि बॉडी अगर पहले से इक्विलिब्रियम में है, तब बाद में भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, जितना इसका एक्सेलरेशन होगा, वो बाद में भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा, जब आप ऐसे फोर्स लगाएं या फिर ये फोर्स लगाएं, ठीक ना। कंडीशन क्या होता है कि फोर्स जो है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन आपको रखना है किसके लिए? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए, ठीक है। ये हो गया क्लियर? कौची? ग्रेविटेशन। अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी आपके सिलेबस में नहीं था। अच्छा, बोझ नोटेशन। बोझ नोटेशन तो आसान है। अच्छा छोड़ देते हैं। अच्छा अभी इससे ज्यादा नहीं, सुनिए, एक मिनट में 1 मिनट से अगर ज्यादा लग गया ना, तो फिर तुम लोग कभी हमारी बात पे विश्वास मत करना, ठीक है। बोझ नोटेशन,
देखिए डोज नोटेशन जो है ना, ये एक इंजीनियर थे जिन्होंने फोर्स को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका दिया। क्या कि अगर कोई फोर्स इस तरह से है ना, तो इसके अगल बगल जो क्षेत्र बन रहे हैं उसको कैपिटल लेटर से नाम लिख दीजिए और फिर फोर्स को क्या नाम से सूचित कीजिए, ए बी नाम से सूचित कीजिए। ठीक है, फोर्स को किस नाम से सूचित कीजिए, ए बी नाम से सूचित कीजिए। लेकिन ध्यान, एक फोर्स के लिए तो आसान होता है, दो फोर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, तीन फोर्स के लिए फिर इसको सोचना पड़ता है। ए बी सी डी और ई, ये इतने सारे फोर्स हो गए। इसका नाम जैसे F1, F1, F2, F3, F4। तो अब कैसे देंगे, F1 के लिए AB और F2 के लिए BC और F3 के लिए CD और F4 के लिए DE, F4 के लिए DE। ध्यान में ये रखना है कि ओरिएंटेशन कोई एक ही चूज करना। जैसे अभी किस तरह से चल गए, क्लॉकवाइज, अभी किस तरह से चल गए, क्लॉकवाइज, इसको हमने पॉजिटिव समझा। ठीक है, ताकि हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर सके। अन्यथा अगर एक बार ए भी लिख दिए, इसको सी भी लिख दिए तो काम गड़बड़। ठीक है, तो ए बी तो फिर बी सी। ठीक है, अब सिस्टम ओवर, खत्म।